राजवंश के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो याद है पिछले एपिसोड में हमने कहाँ छोड़ा था? गुप्त साम्राज्य, वो स्वर्ण युग अब खत्म हो चुका था और भारत छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों में बिखर गया था। आज कहानी है उस एक सम्राट की जिसने इस पूरी उथल पुथल को खत्म करने और उत्तर भारत को फिर से एक धागे में पिरोने का जिम्मा उठाया। देखिए, गुप्तों के जाने के बाद हुआ ये कि उत्तर भारत में एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया था। कोई एक बड़ी ताकत थी ही नहीं, बस थे छोटे छोटे राज्य जो लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। मतलब स्थिरता वो तो जैसे पूरी तरह खत्म ही हो गई थी। तो सवाल यही था कि अब कौन आएगा, कौन इस बिखराव को समेटेगा, कौन इन लड़ते झगड़ते राज्यों को एक करके फिर से एक बड़े साम्राज्य की नींव रखेगा। और इस सवाल का जवाब इतिहास ने दिया, हर्षवर्धन के रूप में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है वर्धन वंश की, जिससे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसी वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे मशहूर शासक हुए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के लिए सत्ता का रास्ता पुलों का नहीं, कांटों का था। बहुत ही दुखद हालात में उन्हें गद्दी मिली। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी और तब सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को थानेसर का सिंहासन संभालना पड़ा। सोचिए, इतनी कम उम्र में उनके कंधों पर दो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं। एक, अपने भाई की मौत का बदला लेना और दूसरा, इस बिखरे हुए उत्तर भारत को दोबारा एकजुट करना। तो फिर चलिए देखते हैं कि कैसे इस नौजवान सम्राट ने अपनी कसम पूरी की और कैसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। सम्राट बनते ही हर्ष ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने अपनी राजधानी बदल दी, थानेसर से कन्नौज। अब ये फैसला क्यों इतना जरूरी था? क्योंकि कन्नौज गंगा के मैदानों के ठीक बीच में था, एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन। वहां से पूरे उत्तर भारत पर नजर रखना और शासन चलाना बहुत आसान हो गया। और कन्नौज को अपना नया पावर सेंटर बना के हर्षवर्धन रुके नहीं। उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की और उन्होंने जिसे पंच भारत कहा जाता था, यानी उत्तर भारत के 5 बड़े इलाके, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन सबको अपने झंडे के नीचे एक कर दिया। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब उत्तर भारत तो जीत लिया, तो हर्षवर्धन ने अपना विजय रथ दक्षिण की तरफ मोड़ा। लेकिन दक्षिण में उनका इंतजार एक और महाशक्ति कर रही थी, एक ऐसी ताकत जो उनके इस विजयी अभियान पर ब्रेक लगाने वाली थी। ये मुकाबला था दो दिग्गजों का। एक तरफ थे उत्तर के बेताज बादशाह हर्षवर्धन, जिन्हें सकलोत्तरापथनाथ भी कहा जाता था, और दूसरी तरफ दक्कन के सबसे ताकतवर राजा चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तय करने वाली थी कि उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति कौन है। और इन दोनों की विशाल सेनाएं आमने सामने आईं, नर्मदा नदी के किनारे। ये नदी, आप कह सकते हैं कि एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की एक नेचुरल बाउंड्री बन गई, और इसी नदी पर हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमा भी तय हो गई। इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ, इसका जिक्र हमें मिलता है ऐहोल शिलालेख में, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। लिखा है कि इस युद्ध में हर्ष के हर्ष, यानी उनकी खुशी की हार हुई। ये एक निर्णायक हार थी। इस एक हार ने हर्षवर्धन के साम्राज्य को उत्तर भारत तक ही रोक दिया और पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण का सबसे महान सम्राट साबित कर दिया। लेकिन क्या इस हार से हर्षवर्धन की महानता कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। असल में इस हार के बावजूद उत्तर भारत में उनका शासन कला और संस्कृति के एक नए दौर का, एक कल्चरल रेनेसांस का प्रतीक बना। अगर हम उनके निजी जीवन को देखें तो वहां भी एक बदलाव आया। शुरू में वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ और वो महायान बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े संरक्षक बन गए। उन्होंने इसे फैलाने में बहुत मदद की और उन्होंने सिर्फ माना ही नहीं, बल्कि इसे बड़े स्तर पर बढ़ावा भी दिया। जैसे उन्होंने कन्नौज में एक बहुत बड़ी धार्मिक सभा बुलाई बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर बहस के लिए, और हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। ये कमाल का इवेंट था, जहां वो अपना सारा धन बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के विद्वानों और गरीबों में बांट देते थे। अब सवाल ये है कि हमें हर्ष के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे है? इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एक चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेन तांग को।
वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आए थे। मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई भी की और अपने ट्रैवल रिकॉर्ड्स में उन्होंने हर्ष के राज को बहुत ही न्यायपूर्ण और उदार बताया है। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, हर्षवर्धन सिर्फ एक सम्राट ही नहीं बल्कि एक शानदार नाटकाकार भी थे। जी हाँ, उन्होंने खुद संस्कृत में 3 मशहूर नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक बिल्कुल ही अलग साइड दिखाता है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, उनके दरबार की शान थे महाकवि बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने ही हर्ष की जीवनी लिखी हर्षचरित, जो आज भी हर्ष की जिंदगी को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो इन सब के बाद हर्षवर्धन की विरासत क्या है, इतिहास उन्हें किस तरह याद रखता है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन एक नज़र में पूरी कहानी बयां करती है। 606 सीई में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे, 647 सीई में उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के ठीक बाद उनका बनाया हुआ पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। क्यों? क्योंकि उनके बाद कोई मजबूत वारिस था ही नहीं जो उसे संभाल पाता। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य प्राचीन भारत में उत्तर को एक करने की आखिरी बड़ी कोशिश थी, लेकिन एक मजबूत उत्तराधिकारी ना होने की वजह से ये एकता बस उन्हीं तक सीमित रह गई। उनके जाते ही सब खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस वक्त हर्षवर्धन उत्तर भारत में अपना साम्राज्य बना रहे थे, ठीक उसी समय दक्षिण में दक्कन में कई और शक्तिशाली राजवंश फल फूल रहे थे। तो अब सवाल ये है कि वो कौन थे? तो अगली बार हम जानेंगे कि जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन का राज था, ठीक उसी समय दक्कन और दक्षिण में कौन से शक्तिशाली साम्राज्य फल फूल रहे थे। वो राजवंश जिन्होंने कला और वास्तुकला में ऐसा योगदान दिया जो आज भी हमें हैरान कर देता है। हम जानेंगे कि पल्लव वंश ने द्रविड़ शैली के मंदिरों को कैसे जन्म दिया। हम जानेंगे चालुक्य वंश और पुलकेशिन द्वितीय की पूरी कहानी जिसने हर्षवर्धन को हराया था, और ये भी कि राष्ट्रकूट कौन थे और कैसे उन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी अद्भुत कलाकृति बनाई। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए राजवंश के साथ।